हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 6 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 और 6 दिसंबर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहले एक बार देख लेते हैं आज किन किन अपडेट को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहली है अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स सरोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दूसरी है महापरिनिर्वाण दिवस 2023 यानी कि बी आर अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है आज। तीसरी है कोलकाता लगातार तीसरे साल सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। चौथा अपडेट है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। पांचवा है हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। छठा है देहरादून में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 से 9 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाता है। केरल की राजधानी में ऑटिज्म पर लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एटक्यूब का अनावरण किया गया है। भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। सियाचिन में पहली बार महिला सैन्य डॉक्टर को तैनात किया गया है। हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रति स्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए शीर्ष पर रहा है और श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा। ये तो हो गई आज की शॉर्ट अपडेट। अब इन अपडेट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज की पहली अपडेट है अक्षता कृष्णमूर्ति नासा की एक साइंटिस्ट है जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं। तो अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स सरोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसे कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वह वर्तमान में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए मिशन विज्ञान चरण के प्रमुख के रूप में नासा में कार्य करती हैं। इससे पहले नासा के लिए काम करने वाले इंडियन महिलाओं की बात करें तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने रहकर रिकॉर्ड होने वाली पहली महिला थी। नासा की इस एस्ट्रोनॉट यानी कि सुनीता विलियम्स जी ने 9 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007 तक के दौरान 29 घंटे 17 मिनट में 4 बार स्पेस वॉक की थी। इससे पहले 1997 में भारत की कल्पना चावला ने नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। लेकिन नासा में इंडियंस का बहुत योगदान है। नेक्स्ट अपडेट है, आज है 6 दिसंबर और आज है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए महापरिनिर्वाण जो है वो बौद्ध धर्म में जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको बोला जाता है कि महापरिनिर्वाण शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। तो क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो बौद्ध थे तो इसलिए उनका जो पुण्यतिथि है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाकी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में सब जानते ही हैं, हमारे संविधान के निर्माता थे। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे साल सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है, यानी कि यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। तो चलिए इसको की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2022 में प्रति लाख आबादी में 86.5 संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए। वहीं यह पुणे में 280.7 तो हैदराबाद में 299.2 मामले दर्ज हुए। 2021 में कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर 103.4 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए। वहीं पुणे में 256.8 और हैदराबाद में 259.9 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कोलकाता में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में वृद्धि हुई है। जहां 2021 में 1783 मामले थे तो वहीं 2022 में बढ़कर 1890 मामले हो गए हैं। कोलकाता में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर प्रति व्यक्ति आबादी पर 27.1 है। और पूर्वी मेट्रोपोलिस के अनुसार शहर में हिंसक अपराध में गिरावट आई है। इस साल केवल 34 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं के मामले में, जो कि पिछले 45 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छी बात है। संज्ञेय अपराध के बारे में जान लेते हैं। तो संज्ञेय अपराध वह है कि जिस पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और विशेष और स्थानीय नियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की,
तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत के मामले में आधे से भी कम है। तो यानी दुनिया वाले जितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं तो भारत वाले उनकी औसत में आधे से भी कम है। अच्छी बात है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 2022 में लगभग 5% बढ़कर 2 टन तक पहुंच गया। ये बड़ा है, लेकिन बढ़ने के बावजूद वैश्विक औसत में आधे से भी कम है। मतलब कि अब समझ लो कि दुनिया कितना कार्बन उत्सर्जित कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ग्राफ में अमेरिका शीर्ष पे है, जहां प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 14.9 टन है। बताओ कहाँ 2 टन और कहाँ 14.9 टन। और वहीं रूस में 11.4 टन है, जापान में 8.5 टन है, चीन में प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 8 टन है। मतलब हमसे कई महान लोग हैं, बहुत आगे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। चलो फिर भी ठीक है, हमें इससे भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो गोवर्धन मिशन के बारे में कुछ जाने तो गोवर्धन का एक्चुअली फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी कि अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना। मतलब जो भी हमारे पास बेकार सड़े गले चीज़ें पड़ी हैं, इनसे जो ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको धन में परिवर्तित करना, मतलब इनसे पैसा कमाना। तो इससे कुछ की पॉइंट्स को देखें तो यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के सहयोग से आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करके एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना है। स्थायी आर्थिक विकास और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस, कंप्रेस नेचुरल गैस के प्लांट की स्थापना करके एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि देहरादून में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 से 9 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा देहरादून में। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एटलीस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश को प्राप्त करना है। इसके तहत पर्यटन और कल्याण, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया जाएगा। नीति आयोग के एक निर्यात तैयारी सूचकांक करके एक सूचकांक निकलता है, रिपोर्ट निकलती है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष स्थानों में से आता है और हिमालयी राज्यों के बीच उत्तराखंड पहला और देश भर में 9वां स्थान उत्तराखंड को मिला हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि केरल की राजधानी में ऑटिज्म पर लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो पहले ऑटिज्म के बारे में समझ लेते हैं कि ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि एक दिमागी डिसऑर्डर है। यह एक्चुअली एक विकास संबंधी गड़बड़ी है जिसमें एक व्यक्ति ठीक प्रकार से कम्युनिकेट करने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता खो देता है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता कहीं। इस बीमारी में दूसरे के व्यवहार और अभिव्यक्ति को समझने की क्षमता कम हो जाती है। इससे पीड़ित लोगों को सामान्य रूप से व्यवहार करने में समस्या होती है, यानी कि थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समाज में घुल मिल नहीं पाते। इस टाइप का एक डिसऑर्डर है। तो द सेंटर ऑफ ऑटिज्म एंड अदर डिजेबिलिटी रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि CADRRE ने मंगलवार को ऑटिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की घोषणा की है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। CIFA मतलब एक ऑटिज्म का एक टाइप है। CIFA नामक ऑटिज्म पर CADRRE अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 से 5 मिनट की अवधि की लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म को मंगाया गया है, जो कि सकारात्मक तरीके से ऑटिज्म से संबंधित कहानी और अनुभवों का पता लगाती है। यानी कि इसमें 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक की शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी, जो कि ऑटिज्म से संबंधित कहानी और अनुभवों का पता लगाएगी। और इसमें सब जितने भी ऑटिज्म के पेशेंट वगैरह हैं
जो कि उनसे सफ़र कर रहे हैं उनको इसमें बुलाया जाएगा और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है। तो क्या है ग्राम मानचित्र, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसके। तो देश में ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बेस्ड एक एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हुए विकासात्मक कार्यों की कल्पना और योजना बसाने के लिए एक एकीकृत मंच है। जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र और कई प्लानिंग टूल्स प्रदान करता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वास्तविक व व्यावहारिक विकास योजनाएं विकसित करने में जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हैं। ये टूल्स विकास योजनाओं को बनाने में निर्णय लेने में मदद करेंगी। इससे विकास परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए टूल्स, संपत्ति की ट्रैकिंग, परियोजना की लागत संबंधी अनुमान और परियोजना के प्रभाव का आकलन करने आदि बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएं मिलेंगी। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इससे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब को 2 दिसंबर 2023 में गुरुग्राम हरियाणा में इसका अनावरण किया गया है। एक्चुअली फरवरी 2022 में गांधीनगर में गुजरात के मेडटेक एक्सपो में के दौरान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट भीष्म को लॉन्च किया था। और ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब जो पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है, ये इस प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ही स्वदेशी रूप से बनाया गया है। इनोवेटिव डिजास्टर हॉस्पिटल और सपोर्ट सिस्टम 72 अलग अलग योग्य मिनी क्यूब से बना है, कि मतलब कि 72 अलग अलग टाइप की क्यूब से मिलकर ये बना है हॉस्पिटल। और प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय परीक्षण के लिए एक विशेष स्टेशन है, मतलब हर चीज़ के लिए एक विशेष स्टेशन। इसके अंदर 72 अलग अलग स्टेशन है। इसमें एक मिनी आईसीयू, एक ऑपरेशन थिएटर, खाना पकाने का स्टेशन, भोजन, पानी, एक बिजली का जनरेटर, रक्त परीक्षण उपकरण, एक एक्सरे मशीन जैसी चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति शामिल है। इसे कुछ और की अपडेट्स को देखते हैं। तो यह क्या क्या कर सकता है? तो यह पोर्टेबल अस्पताल गोली लगने, जलने, रीढ़ की हड्डी और छाती में चोटों, छोटी सर्जरी, फ्रैक्चर और बड़े रक्तस्राव का उपचार कर सकता है। यह 200 से अधिक रोगियों का इलाज एक बार में कर सकता है। यह क्यूब हल्के और पोर्टेबल है, यानी कि इन्हें एयर ड्रॉप से लेकर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से कहीं भी त्वरित रूप से तैनात किया जा सकता है। इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार कर मरीजों के इलाज के लिए शुरू किया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक अस्पताल को तैयार करने में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आती मात्र, जो कि एक हॉस्पिटल के हिसाब से तो काफ़ी कम है। यह अस्पताल हवाई रूट के जरिए, जमीन के जरिए और समुद्र के रास्ते कहीं भी भेजा जा सकता है। इस अस्पताल को बनाने का जिम्मा 1 साल पहले रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया था। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है और दुनिया में पहला हॉस्पिटल है ऐसा ही। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, भारत ने हाल ही में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। तो इसकी कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री सहित और भी अदर जो भारतीय रिफाइनर्स हैं, उन्होंने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दी है, जो कि 2019 में वेनेजुएला पे एक्चुअली अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जो कि अक्टूबर 2023 में अस्थायी तौर पे ही हटाए हैं। अभी तो परमानेंट नहीं हटे, अस्थायी तौर पर हट गए, जिससे भारतीय रिफाइनरी से दोबारा तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 2019 में कराकस यानी जो वेनेजुएला की राजधानी है पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने से रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी वेनेजुएला से कच्चे तेल के नियमित खरीदार थे। यानी कि 2019 में जब तक प्रतिबंध नहीं लगे थे वेनेजुएला पे, उससे पहले नायरा एनर्जी जो कि एक इंडोनेशियन कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्री, इसको तो सभी जानते हैं, ये इसके नियमित खरीदार थे। 2019 में वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था, जिसने भारतीय रिफाइनरों को करीब 16 मिलियन टन कच्चा तेल उपलब्ध कराया था। भारत ने आखिरी बार 2020 में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात किया था। और भारत जो है वो हम लोग जो हैं
वो दुनिया के तीसरा सबसे बड़े उपभोक्ता हैं ऑयल के, जो कि अपनी 85% से अधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर ही निर्भर है। मतलब हम लोग अपने देश में थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं तेल, मतलब 15%, लेकिन उतने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 85% तो हम लोग आयात पर ही डिपेंड करें ऑयल पर। और ऑयल हम लोग मंगाते कहाँ से? यही मिडिल ईस्ट। जैसे हाल ही में हमने, जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था, तो रशिया से हमने काफ़ी भर भर के तेल मंगाया है। तो इसके कुछ और की पॉइंट्स को देख लेते हैं। बाकी देखो, तेल की बात हो और ओपेक कंट्रीज की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक वर्ष 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला जैसे संस्थापक देशों द्वारा स्थापित संगठन है। यानी कि स्टार्टिंग में ये 1960 में बन के आया था, और इसमें स्टार्टिंग में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुला जैसे देश थे। वर्तमान में ओपेक का विस्तार हुआ है। अभी इसमें 13 सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस की बात करें तो 2016 में अन्य 10 प्रमुख तेल आयात उत्पादक देशों को इसमें शामिल करने के बाद ओपेक जो है ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्य हो गए। जो पहले के 13 ओपेक के जो 13 सदस्य थे, उसमें प्लस अलग से अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल है। इन सब देशों को मिलाकर इस संगठन को अब ओपेक प्लस कहा जाता है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, सियाचिन में पहली बार महिला सैन्य डॉक्टर को तैनात किया गया है। तो भारतीय सेना ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे स्थान सियाचिन में किसी महिला डॉक्टर की तैनाती की है, और इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल। यह यहाँ तैनाती पाने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है। इससे पहले जनवरी में कैप्टन शिवा चौहान, जो कि इंडियन आर्मी से थी, वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली आर्मी ऑफिसर बनी थी। मतलब ये एक्चुअली मेडिकल से हैं, यानी कि ये डॉक्टर हैं। और जो कैप्टन शिवा चौहान थी, वो आर्मी ऑफिसर थी, वो पहली थी। वो जनवरी में यहाँ पे उनको कमीशन किया गया था। कैप्टन गीतिका कौल को अभी सियाचिन में तैनात किया गया है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है। इससे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IIMD ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में कुल 64 देशों की इकोनॉमी को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 49वां है, और जबकि एशिया पैसिफिक में के 14 देशों में भारत का स्थान 12वां है। सूचकांक में US से पहले नंबर पर है, दूसरे पर नीदरलैंड है, थर्ड पर सिंगापुर है, चौथे पर डेनमार्क, पांचवें पर स्विट्जरलैंड है। ये जो सूचकांक वो बेसिकली तीन फैक्टर के आधार पर तैयार किया गया था, और ये फैक्टर थे कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्रिपरेशन। तो जिसमें इंडिया को 64 में से 49th स्थान मिला है, जो कि सबसे ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का लास्ट अपडेट है, एक ओलंपियन एथलीट हैं मुरली श्रीशंकर। तो इनको जिमी जॉर्ज पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर को 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार मिला नहीं, एक्चुअली ये मिलेगा अभी आगे, ये गलती से मिला लिखा है यहाँ पे। श्रीशंकर राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में लंबी कूद के रजत पदक विजेता हैं। इन्होंने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में इनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पट्टिका शामिल है, और यह पुरस्कार इनको 22 दिसंबर को दिया जाएगा। तो यही थे आज के अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।